नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये क्लास है, आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्टमैन प्लस एमटीएस का 2023 का मध्य प्रदेश सर्कल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सर्कल का पोस्टमैन और एमटीएस का कंबाइंड जो पेपर हुआ था 2023 में 2023 में, उसके बारे में आज हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, ये सबको पता है कि जो हमारा दमन एंड दीव है, ये गुजरात सर्कल के, मतलब कि भारत के नक्शे में यदि बात करें तो पश्चिम क्षेत्र का जो एरिया है गुजरात में, गुजरात को लेकर गुजरात अपने साथ में दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को भी उसी सर्कल क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। इसीलिए दमन द्वीप यहाँ पे दिया गया है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुजरात के, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आमतौर पर किसी भी डाकघर के काम के घंटे तय करने का अधिकार किसके पास होता है? जनरली हु हैज़ द अथॉरिटी टू फिक्स वर्किंग आवर्स ऑफ द एनी पोस्ट ऑफिसेस। तो जो हमारा आमतौर पर काम के घंटों का जो निर्धारण किया जाता है, वो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे सर्किल के हेड होते हैं, ये पीओजी गाइड फर्स्ट का सवाल है, अभी पीओजी गाइड फर्स्ट से ही चल रहा है। तो हमेशा जो सर्कल के प्रमुख होते हैं या सीपीएमजी साहब होते हैं, उनके अंडर में वो काम के घंटों का निर्धारण करते हैं। ये सब सर्किल के जो सीपीएमजी हैं वही अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला विकल्प है पंजाब पोस्टल सर्कल का मुख्यालय अमृतसर में है। अब बताइए, पंजाब सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? अमृतसर में तो है ही नहीं है। कहाँ पे है, इसको आप लोग याद करिए और होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, पंजाब सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है। दूसरा, गुजरात पोस्टल सर्कल का मुख्यालय सूरत में है। ऐसे ऑप्शन में ऐसे ऐसे सिटी का नाम भी देगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत हो जाएगा, पढ़े रहेंगे तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो जो गुजरात पोस्टल सर्कल का मुख्यालय है वो सूरत में नहीं है। इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 4th नंबर पे आइए। सामान्य कार्य दिवसों पर डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री के संबंध में व्यावसायिक समय क्या है? यानी ऑन नॉर्मल वर्किंग डेज द बिजनेस आवर्स विथ रेस्पेक्ट टू सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी इज द इंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। डाकघर के पूरे कामकाजी समय के दौरान, कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे डाक टिकट को बेचना, अन्य स्टेशनरी को बेचना, कोई सी चीज़ की पूछताछ करना, ये सब हमारा क्या होता है? द इंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर के पूरे कामकाजी घंटे के दौरान ये सब चीज़ें होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है, निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अब वो कौन कौन से विकल्प हैं देख लीजिए। पहला विकल्प है राजस्व टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। राजस्व टिकट आप देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में बढ़ता है रसीदी टिकट जिसे बोलते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प, तो उसका इस्तेमाल डाक टिकटों के भुगतान के लिए आप नहीं कर सकते हैं।
वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया टिकट है, राजस्व के लिए वो इस्तेमाल होता है, पर इसमें आप डाक का भुगतान संबंधित ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सही विकल्प का हमको चुनना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, फिलैटेलिक ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और डाक टिकट संग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करना है। ये बात सही है। फिलैटेली जो ब्यूरोक्स हैं तो उनका उद्देश्य क्या है भाई? डाक टिकट संग्रहकर्ता जो हैं उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना और उनके ज़रूरतों को पूरा करना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 नंबर गलत है। सॉरी, ये फर्स्ट वाले में लग गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा। सी नहीं होगा, सी ऑप्शन में तो केवल पहला सही दिया गया है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। सामान्यतः डाक टिकट पते की तरफ दाहिनी ओर के ऊपरी कोने पर चिपकाया जाना चाहिए। यानी जो डाक टिकट की स्टैंपिंग होती है, स्टैंपिंग ऑफ पोस्टेज का आप सुने थे ना, सुने भी थे, पढ़े भी थे, हम भी लेक्चर में भी हमारे पढ़े हैं। तो जो स्टैंपिंग का तरीका होता है, तो राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर एनवेलप साइड के ऊपर वहाँ पे लगता है, जनरली स्टैम्प शुड बी पोस्टेड ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। तो ये इसमें क्या सही विकल्प का चयन करना है, तो ये हमारा विकल्प सही है। विकल्प नंबर 2 देखते हैं। प्रत्येक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख की मोहर लगी होनी चाहिए, ये भी सही है भाई। एक तो आपका डिलीवरी पोस्ट ऑफिस हो जाएगा और एक का जहाँ से आपका जाएगा डेस्टिनेशन, सॉरी भेजने वाला पोस्ट ऑफिस जो हो जाएगा, तो 2 पोस्ट ऑफिस का सील होना जरूरी है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, या पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा निषिद्ध अनुच्छेद यानी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप देखे होंगे वहाँ पे जब हम आपको प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाए थे, सेक्शन नंबर कौन सा था उसको आप बताइएगा, हमको नहीं याद आएगा तो देख लेना। तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हम बताए थे कि ये आर्टिकल निषिद्ध हैं, इनको आप नहीं भेज सकते हैं। उन्हीं में से हमको आज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करिए। कोई विस्फोटक पदार्थ ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई भी तेज उपकरण ठीक से संरक्षित जो ना हो, ये भी उसके अंतर्गत आता है। कोई भी जीवित प्राणी, ये भी प्रोहिबिटेड है, इसको भी नहीं भेज सकते हैं। ये चीज़ें क्या है, नहीं भेज सकते हैं आप, इसीलिए इसको प्रोहिबिशन के अंतर्गत रखा गया है। चौथे नंबर पे देखिए दिया गया है सोने या चांदी, सोने का सिक्का या बुलियन या दोनों का मूल्य जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ सही है, इसमें प्रोहिबिशन नहीं है। आप 10,000 तक के मूल्य के वैल्यू का आप भेज सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए क्या पूछा गया है। आधिकारिक डाक लेख जब सरकारी अधिकारी द्वारा पोस्ट किए जाते हैं जो सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं, तो उन्हें सदस्यता के रूप में अंकित करना होगा। वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप इसको कई पेपर में देख चुके हैं। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज़ ऑथराइज्ड टू यूज़ सर्विस स्टैम्प्स मस्ट बियर द सब्सक्रिप्शन एस। तो ये हमेशा ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, ये चीज़ भारत सरकार की सेवा पर लिखा रहता है। यानी उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पोस्ट बॉक्स निःशुल्क उपलब्ध है, तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। पोस्ट बॉक्स का किराया देना पड़ता है। पोस्ट बॉक्स बीओ सहित सभी डाकघरों में उपलब्ध होता है, ये भी गलत है। गिने चुने पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध रहती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी यानी ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
डाक सामग्री निश्चित पते पर भी पहुंचाई जा सकती है, यानी डाक सामग्री अनिश्चित लिखा हुआ, अनिश्चित यानी होता है इनडेफिनिट एड्रेस। तो डाक सामग्री यदि देखिए एड्रेस अगर सही नहीं है तो आपका नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सरासर गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, पिन कोड लेख की प्रभावी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। पिन कोड फैसिलिटीज इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ये सही चीज़ है। पिन कोड से क्या होता है कि हमारा डिलीवरी का जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये इफेक्टिव डिलीवरी देता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में पंजीकरण बुक किए गए लेखों को सुरक्षा, दृश्यता और विशेष उपचार प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है ये पूछा जा रहा है, अनिवार्य है उसको नहीं करना है। कोई भी बीमाकृत वस्त्र, इसमें पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी मूल्य देय वस्तु, वीपी आर्टिकल, पंजीकरण अनिवार्य है। एनी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, एनी यानी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, जो अंध साहित्य पैकेट जो भेजे जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी में भी देख लेते हैं, 4 किलोग्राम से अधिक वजन वाला कोई भी पार्सल, तो 4 किलोग्राम से ज़्यादा जब होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा, आप उसको नहीं भेज सकते हैं। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट इज स्पेशली डिजाइन टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ई-कॉमर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर दिस प्रोडक्ट इज, तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट होता है उसको ई-कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रॉस ऑफ बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी विशेष रूप से सीमा पर लेन देन के लिए ई-कॉमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पे उसका वजन पूछा गया है कि कितने किलोग्राम तक आप इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट के तहत भेज सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बिजनेस पार्ट का क्वेश्चन है, हमारे वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो हमारे क्लास में ना मिला हो या ना पढ़ाया गया हो, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने किलोग्राम तक भेजा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 2 किलोग्राम तक। देखिए थोड़ा तबीयत खराब है तब भी आपके लिए मेहनत जारी है, तो इस हिसाब से आप लोग भी मेहनत करिएगा, तबीयत का बहाना मत बनाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए महिला सम्मान बचत पत्र पर ब्याज दर कितना था? ये सभी को पता है। देखिए महिला सम्मान बचत पत्र पे 7.5% पहले भी था, अभी भी है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, आईएमटी के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? आईएमटी के बारे में। भारत में केवल आंतरिक व्यक्तिगत प्रेषण की अनुमति है, ये बात देखी सही है। आईएमटी में क्या होता है कि ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस टू इंडिया इज परमिसिबल, मतलब भारत के अंदर ही आप पैसा मंगा सकते हैं, बाहर के इसके तहत भारत से बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक कैलेंडर वर्ष में एकल अभ्यर्थी द्वारा लेन देन की अधिकतम सीमा 30 है, ये भी सही है। एक कैलेंडर वर्ष में, ये आईएमटी क्या होता है? देखिए फॉरेनर्स के लिए होता है, जैसे कि अगर पढ़ने आते हैं, यहाँ पे पढ़ने आ गए, घूमने आ गए, टूरिस्ट के रूप में आ गए, तो उनको ये सब की ज़रूरत पड़ती है पैसा मंगवाने की। उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने घर वालों के द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सुविधा का लाभ लेके मंगवा सकते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है, यानी ए सही है, बी सही है।
लाभार्थी को 50,000 रुपये तक की राशि का भुगतान नकद में किया जा सकता है, ये भी सही है। एक समय में अधिकतम 50,000 अमेरिकी डॉलर का लेन देन किया जा सकता है। 50,000 डॉलर का नहीं कर सकते हैं, इसमें 2,500 डॉलर का लेन देन कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर नहीं है। यानी इनमें से केवल डी ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अब आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आइए प्रश्न क्रमांक 15 में, भारत में माई स्टैम्प की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एंडपेक्स 2011 में, राइट आंसर डी। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड विद द मिनिमम अमाउंट, जो पीडीए, इसका देखिए फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसका अकाउंट जो खुलता है वो हमेशा 200 रुपये से खुलता है। कितने रुपए से खुलता है? 200 रुपये से, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 300 की चर्चा किया गया है तो माई स्टैम्प की एक सीट का चार्ज कितना होता है? माई स्टैम्प की एक सीट का चार्ज 300 रुपये होता है। तो मगर यहाँ पे फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट का पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आरपीएलआई के तहत कितने प्रकार की पॉलिसियाँ पेश की जाती हैं? आरपीएलआई में कितने प्रकार की पॉलिसी होती है? सबको पता है, पीएलआई में भी आरपीएलआई में भी, दोनों में 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप उसको देख के हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में पीएलआई बीमा कवर को डाक एवं तार विभाग के महिला कर्मचारियों का विस्तारित किया गया था? मतलब किस सन में पीएलआई के तहत महिला कर्मचारी भी इसके लिए एलिजिबिलिटी बन गई थी उनकी भी? तो उसके आपका जो सन है वो हो जाएगा 1800, कब किया गया था? 1894 में, 1884, 1894, कुछ याद आया? हाँ, वही चीज़ है जो आप सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा सोना बाबू से हटके। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK किस मंत्रालय के साथ डाक विभाग की एक संयुक्त पहल है? पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में तो आता नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में नहीं, इसके अंडर में भी नहीं आता। अब आगे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब रक्षा मंत्रालय को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, डाक तैयार करने से लेकर डाक डिलीवरी तक संपूर्ण मेलिंग समाधान किसके अंतर्गत आता है? ये हमेशा किसके अंतर्गत आएगा? डायरेक्ट पोस्ट है नहीं, मीडिया पोस्ट है नहीं, बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत आता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21, 5 वर्ष की सावधि जमा यानी टीडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वही चीज़ हमको बताना है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दर 7.5% है, ये बात बिल्कुल सही है। बी, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत इसके लाभ के लिए पात्र हैं। खाता नगद या चेक द्वारा खोला जा सकता है, खाता नगद या चेक द्वारा खोला जा सकता है, ये भी सही है। 6 महीने की समाप्ति से पहले समय पूर्व नकदीकरण की अनुमति है, नहीं, 6 महीने की समाप्ति के बाद हो सकता है, 1 ईयर टीडी को क्लोज कर सकते हैं, बाकी उसके पहले नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ गलत है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 50 ग्राम वजन वाले स्थानीय स्पीड पोस्ट के लिए टैरिफ क्या होगा? कर को छोड़कर, मतलब टैक्स में छोड़कर बताना है। तो ये आपको जानकारी के लिए बता दें, ये पहले 15 रुपये है, अब कितना है ये देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 15 रुपये। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय या संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नेशनल फिलैटलिक म्यूजियम। तो जो हमारा नेशनल फिलैटलिक म्यूजियम है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में ये स्थापित किया गया है। म्यूजियम भी वहीं पे है और आपका जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वो भी नई दिल्ली में ही है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस निम्नलिखित में से किस इकाई से संबंधित है, किस यूनिट से संबंधित है? तो जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है वो पोस्टल स्टोर डिपोट से नहीं है, जनरल पोस्ट ऑफिस से नहीं है, रेलवे में
रेलवे मेल ऑफिस से है इसका संबंध। रिकॉर्ड ऑफिस किससे होता है? रेलवे मेल ऑफिस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेवल बंडल के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। छटाई के उद्देश्य से लेवल बंडल को एकल लेख माना जाता है, मतलब फॉर सॉर्टिंग पर्पस लेवल बंडल इज ट्रीटेड एज सिंगल आर्टिकल। क्या उसको सिंगल आर्टिकल बोला जाता है? सही विकल्प का चयन करना है इसमें। लेवल वाले बंडल 3 वर्गों में होते हैं, ये चीज़ तो देखिए गलत है। लेवल बंडल जो वर्ग में है उसको आप देखिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। पर छटाई के उद्देश्य से लेवल बंडल को एकल लेख माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी। केवल कथन एक सही है। अकाउंट बैग मूवमेंट इज बिटवीन, अकाउंट बैग हमेशा 2 ऑफिस के बीच में होता है। कौन कौन सा? हेड ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया रहा है ये आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से है। डेफिनीशन के तौर पर जो दिया गया है 56 या 57 आर्टिकल जो भी हैं वहाँ से ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? क्या सही कथन नहीं है? कैम बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स, ये चीज़ सही है। कैम बैग ड्यू बैग नहीं होते हैं। अकाउंट बैग्स आर ड्यू बैग्स, ये भी सही नहीं है। अकाउंट बैग क्या होते हैं? इसमें देखिए चुनना क्या है, एक सही कथन नहीं है, इसमें से एक सही कथन नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो कैम बैग आर नॉट ड्यू बैग ये सही कथन है। अकाउंट बैग्स आर ड्यू बैग्स ये भी सही कथन है। कैश बैग आर ड्यू बैग्स, कैश बैग ड्यू बैग नहीं होते हैं। ड्यू बैग मतलब होता है जिनको हम डेली भेजते हैं, कैश बैग को डेली थोड़ी ना भेजते हैं, इसको हाँ कभी कभी भेजा जाता है। अकाउंट बैग्स को तो डेली भेजते हैं। मेल बैग आर ड्यू बैग्स ये भी सही है, मेल बैग को डेली भेजते हैं। इसमें हम मेल बैग को डेली भेजते हैं, अकाउंट बैग को डेली भेजते हैं, और कैम बैग को पहले ही बता दिया कि कैम बैग ड्यू बैग नहीं है, तो वो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैश बैग बैग्स आर ड्यू बैग्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ड्यू बैग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, छटाई सूची में परिवर्तन के लिए जो आरएमएस के अधीक्षक होते हैं वो प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? यानी छटाई सूची में परिवर्तन के लिए अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी आदेश को क्या कहते हैं? तो उसको ए ऑर्डर हमेशा बोला जाता है। क्या ऑर्डर बोला जाता है? ए ऑर्डर। बी ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में आप देख लीजिएगा, वो भी आ सकता है। 29 में आइए, ऐसा कार्यालय जहां केवल बंद बैग ही प्राप्त और भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? टीएमओ। टीएमओ का फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, उसको ट्रांजिट ऑफिस हमेशा बोला जाता है। सॉर्टिंग ऑफिस जहाँ पे सॉर्टिंग होती है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी आरएमएस से ही संबंधित है पर उस वहाँ पे नहीं होता। नोडल पोस्ट ऑफिस भी उसी से संबंधित है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ट्रांजिट मेल ऑफिस। 29 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेलवे मेल सर्विसेज से संबंधित नहीं है? आरएमएस से कौन सा संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो सब रिकॉर्ड ऑफिस ये रेलवे से संबंधित है। सब्सिडरी सॉर्टिंग ऑफिस ये भी है। सेट ऑफ सेक्शन ये भी है। नोडल पोस्ट ऑफिस नहीं है। नोडल पोस्ट ऑफिस जो है वो आरएमएस से संबंधित नहीं है, ये पोस्टल से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब ये जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 31 नंबर में पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च से मेरे दोस्तों शुरू हुआ था हमेशा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन भी उसी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन भी, असहयोग आंदोलन भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित शुरू किया था। वहाँ से दांडी मार्च से शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। 32 नंबर में है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये हमेशा कहाँ से हुई थी? तो ढाका से।
ये किसी की राजधानी है। अब आप देखिएगा वहाँ पे इस समय थोड़ा सा वर्ल्ड वार भी चला था, देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ढाका, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। रिवर बर्नर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यह नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हमेशा किसकी सहायक नदी रही है? नर्मदा नदी की सहायक नदी रही है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? अरे कितनी बार ये पूछा जाएगा कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो दोनों घाटों को जोड़ती हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सूफी दर्शन निम्नलिखित में से किस मुख्य आधार के? सूफी दर्शन हमेशा ईश्वर के साथ एकता के लिए बताया गया था। किसके लिए? ईश्वर के साथ एकता रखिए, मित्र के साथ नहीं, प्रिय यानी पत्नी के साथ भी नहीं। तो यूनिट विथ गॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को तो होता नहीं, 26, 27, 28 नहीं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ फर्स्ट वाला दिया गया था। याद है, ये आता है सब कुछ। देखिए जनरल नॉलेज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। 5-7 क्वेश्चन रिपीट होंगे, 2-3 क्वेश्चंस को ही पढ़ना है, जिसमें से एक सवाल तो आपके स्टेट के बारे में पूछ लेगा, कहीं से भी पूछ सकता है, बाकी 2 सवाल करंट से भी आ सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है? स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत आता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, हमेशा ये किसके होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का कौन होता है उसको आप बताइएगा, उसके स्पीकर का नाम भी देख लीजिएगा। लोकसभा के स्पीकर इस समय कौन है आप देख लीजिएगा। नैतिक और अनैतिक व्यवहार की उच्च भावना रखने के लिए जो दूसरों का सम्मान अर्जित करता है, हेतु किसी के पास संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके लिए आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहा दोस्तों मध्य प्रदेश सर्कल का 2023 का पोस्टमैन प्लस एमटीएस का जो कंबाइंड पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र। इसको जो ना समझ में आए प्रश्न को तो आप थोड़ा सा अच्छे से अपने हिसाब से देखिएगा। और जब तक ये देखिए, यदि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा। इसी के उम्मीद के साथ चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।